आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में विषय विज्ञान कक्षा 10वीं अध्याय 2 मानव तंत्र ह्यूमन सिस्टम का अध्ययन करेंगे। ये वीडियो इस पाठ का 5वां वीडियो है। इस वीडियो से पूर्व रक्त के बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन कर लिया है। ये जो आज अध्ययन करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र, इसमें रक्त के बारे में तो जानकारी पूर्व की वीडियो में हो गई थी, रक्त वाहिनियों के बारे में पूर्व में वीडियो में हो गई थी। हृदय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं रक्त परिसंचरण, यानी रक्त अपने मनुष्य के अंदर या जंतुओं के अंदर किस तरह से चलता है। संचरण नहीं, चलना। परिसंचरण मतलब पूरे शरीर के अंदर किस प्रकार संचरण करता है। इसको संचरण करने के लिए जो जो अंग काम आते हैं वो सभी अंग मिलकर परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। तो रक्त के संचरण का काम है, इसलिए उसको रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र भिन्न भिन्न अंगों का एक संयोजक है जो शरीर की कोशिकाओं के मध्य गैसों, पचे हुए पोषक तत्व, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थों आदि का परिवहन करता है। मनुष्य में परिसंचरण तंत्र बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। परिसंचरण तंत्र में रक्त, हृदय एवं रक्त वाहिनियां मिलकर रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती है। रक्त परिसंचरण तंत्र में मुख्य अंग हृदय होता है जो उसका केंद्र है। तो विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। हृदय स्पंदन की या हृदय की धड़कन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है, जो रक्त दाब मापने का भी काम करता है। तो रक्त चलता है, हृदय के माध्यम से संचरण होता है, स्पंदन होता है, तो उसको धड़कन को मापने के लिए भी स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं, जो सामान्य डॉक्टर अपने गले में रखता है। ये भी चित्र स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हृदय एक महत्वपूर्ण अंग है और वो अपने शरीर में एक मोटर की तरह काम करता है। हृदय पेशी ऊतकों से बना मनुष्य के अंदर मसाल, खोखला एवं बंद मुट्ठी के आकार का लाल रंग का अंग होता है, जिसका वजन 300 ग्राम का होता है। लेकिन सभी मनुष्यों में इसका वजन समान नहीं होता है। तो ये 225 ग्राम से लेकर 340 ग्राम तक भी हो सकता है। हृदय पर एक दोहरी झिल्ली के से घिरा रहता है, उसे हृदय आवरण कहते हैं। हृदय तथा हृदय आवरण के मध्य एक द्रव पाया जाता है, उसे हृदय आवरणीय द्रव्य कहते हैं। ये हृदय पर जो बाहर झिल्ली से घिरा हुआ एक द्रव्य है, ये हृदय के बाहरी आघात
से रक्षा करने का कार्य भी करता है। हृदय पर बाहर से कोई दबाव पड़ जाए या बाहरी आघात पड़े, उस समय ये हृदय आवरणी द्रव्य पाया जाता है, वो उसकी हृदय की रक्षा करता है। द्विसंचरण या दोहरा परिसंचरण। अपना हृदय मनुष्य के अंदर हृदय चक्र, एक हृदय चक्र पूरा करने में रक्त 2 बार हृदय से गुजरना पड़ता है, इसलिए इसे द्विसंचरण या दोहरा परिसंचरण भी कहते हैं। रक्त को एक परिसंचरण तंत्र के अंदर घूमने में एक चक्र पूरा करने हेतु हृदय में से 2 बार गुजरना पड़ता है, इसलिए इसे द्विसंचरण या दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 निल्ले। आलिंद ऊपर स्थित होते हैं, निल्ले नीचे स्थित होते हैं। हृदय में 2 भाग है, बायां भाग और दायां भाग। बाईं ओर स्थित एक आलिंद और एक निल्ले, दाईं ओर भी एक आलिंद और एक निल्ले स्थित होता है। दाएं भाग में पाया जाने वाला दोनों कोष्ठों में अशुद्ध रुधिर होता है तथा बाईं ओर भाग में पाए जाने वाले कोष्ठों में या कक्ष में शुद्ध रुधिर पाया जाता है। बायां और दायां भाग लंबवत आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं। बाएं भाग और दायां भाग आपस में परस्पर अलग होते हैं। हृदय में कपाट के खुलने या बंद होने से लब डब की आवाज आती है। हृदय की गतिविधियों या हृदय स्पंदन या हृदय धड़कन को निर्धारित करने वाले को पेस मेकर कहते हैं या इसको गति प्रेरक कहते हैं। गति को नियंत्रण करना। हृदय यदि अधिक धड़कना या हृदय कम धड़कना से ब्लड प्रेशर कम या अधिक हो जाता है। ब्लड प्रेशर अधिक होने पर भी हृदय की स्पंदन की दर बढ़ने से हृदय आघात आने की संभावना भी बढ़ती है। सामान्यतः हृदय पल्स रेट 1 मिनट के अंदर 72 से 80 बार धड़क सकता है। अमूनक सामान्य मनुष्य में 72 बार धड़कता है। आपने देखा होगा किसी की बीपी चेक कराने से पूर्व डॉक्टर अपने हाथ से हाथ की नब्ज पर देखकर जांचता है। ये भी हृदय धड़कन को देखता है या फिर इसको मापने के लिए मापी होती है, रक्तचाप मापी, जिससे भी मापा जा सकता है। हृदय में होने वाले संकुचन, प्रकुंचन तथा शिथिलन अवस्था को अनुशिथिलन कहते हैं। हृदय में होने वाले संकुचन को प्रकुंचन या शिथिलन अवस्था को अनुशिथिलन कहा जाता है। अपने शरीर के अंदर यानी मनुष्य के अंदर रक्त का परिसंचरण का चित्रण इस डायग्राम के माध्यम से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो ये क्रिया किस तरह से संपन्न होती होगी, संचरण किस तरह से करता है,
इसके बारे में ये जो ऊपर पार्ट दिख रहा है ये मनुष्य के फेफड़े हैं, जो श्वसन क्रिया करते समय बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। ये ऑक्सीजन जब फेफड़ों में आती है तो फेफड़ों में उपस्थित रक्त वाहिकाओं में रक्त के साथ ऑक्सीजन घुल जाती है, तो ऑक्सीजन युक्त रुधिर फुफ्फुसीय शिरा द्वारा बाएं आलिंद में आ जाती है। बाएं आलिंद से ये नीले में जाती है, नीले से ये शरीर में जाती है। शरीर में जब उपापचय क्रियाओं द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण अशुद्ध रुधिर शिराओं के माध्यम से दाएं आलिंद में आता है, दाएं आलिंद से नीले में जाता है। नीले उस रक्त को फुफ्फुसीय धमनी से फेफड़ों में पंपित कर देता है। फेफड़ों में जाने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। इस तरह से फेफड़ों से जब रक्त हृदय में आया, फिर शरीर में गया और शरीर से हृदय में आया और फिर हृदय से फेफड़ों में गया, तो एक चक्र पूरा करने में 2 बार हृदय में रक्त आया। इस प्रकार इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो ये क्रिया इस तरह से क्रिया से अपने गैसों का आदान प्रदान होता है और इसी प्रक्रम में ये हृदय में से या अपने शरीर में रक्त संचरण करता है। ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। जब बच्चा जन्म से लगाकर मृत्यु तक ये निरंतर जारी रहती है। हृदय का चित्र आप ध्यान से देख सकते हैं। ये जो लाल रंग का दिखाई दे रहा है ये शुद्ध रक्त दर्शित है। ये नीला जो है अशुद्ध रक्त को दर्शित किया जा रहा है। अनुप्रस्थ काट का हृदय काट चित्र है। फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा से खून जब आलिंद में आता है, फिर नीले से जाता है, नीले से महाधमनी से शरीर में जाता है। ऐसे ही फिर वापस ये दाएं आलिंद में आता है, फिर शरीर में जाता है। इस तरह से क्रिया चलती है। तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए हृदय को चित्र से ध्यान से देख लेना, किस तरह से आता है, किस तरह से ये जाता है। इसको समझाने के हेतु मैंने एक कुछ वीडियो दिखा रहा हूं आपको, स्क्रीन पर देखना। ये एक पंप की तरह काम करता है। इस पंप से रक्त सारे शरीर में पहुंचता है और लौटकर वापस आता है। जाते समय ये ऑक्सीजन और अन्य पोषक तत्व लेकर जाता है और शरीर से वापस आते समय कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस आता है। ये आने जाने का चक्कर चलाने के लिए ही ये पंप धक धक करता रहता है। हृदय के 4 हिस्से होते हैं, 2 दाएं और 2 बाएं, या 2 ऊपर और 2 नीचे। ऊपर वालों को कहते हैं एट्रियम और नीचे वालों को वेंट्रिकल। तो ये हुआ बायां एट्रियम और ये दायां एट्रियम। तो नीचे वालों के नाम क्या होंगे? बिल्कुल सही, बायां वेंट्रिकल और दायां वेंट्रिकल। दिल्ली।
हृदय में रक्त लाने और बाहर ले जाने के लिए मानो पाइप या ट्यूब यानी नलिकाएं होती हैं, जिन्हें रक्त वहनियां कहते हैं। यहाँ से शुरू होकर पूरे शरीर में रक्त की छोटी छोटी नलिकाओं का एक जाल सा बिछा रहता है। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि अगर इन सारी नलिकाओं को जोड़ दो तो कुल लंबाई कितनी होगी? 1,00,000 किलोमीटर के करीब, यानी मुंबई से दिल्ली और वापस के 50 चक्करों के बराबर। यहाँ जो नीले ट्यूब दिखाए गए हैं वो बताते हैं कि इनमें अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध का मतलब इसमें ऑक्सीजन कम है। और शरीर के ऊपरी हिस्से यानी सर और भुजाओं से रक्त यहाँ ऊपरी ट्यूब पर आता है और पेट, पांव इत्यादि निचले अंगों से इस निचली ट्यूब में आता है। दोनों मिलकर इस दाएं एट्रियम में कम ऑक्सीजन वाला रक्त छोड़ते हैं। इस एट्रियम का सिर्फ नीचे की तरफ यानी सिर्फ एक तरफा खुलने वाला एक वॉल्व है। ऐसे और भी दरवाजे हैं, इन्हें वॉल्व कहते हैं। ये वॉल्व तभी खुलेगा जब नीचे वाला वेंट्रिकल फैलेगा, तब अशुद्ध रक्त यानी कम ऑक्सीजन वाला रक्त वेंट्रिकल में आ चुका होगा और उसके पीछे वाला वॉल्व बंद हो चुका होगा, यानी वो उल्टा नहीं खुलेगा। लेकिन वेंट्रिकल का ऊपर की तरफ खुलने वाला एक और दरवाजा है। जब ये वेंट्रिकल सिकुड़ेंगे तब जैसे एक पाउच को दबाने से अंदर का द्रव या पेस्ट बाहर निकलता है, वैसे ही यहाँ रक्त इन बाईं और दाईं ओर से नीली ट्यूब से बाहर चला जाएगा। लेकिन ये बाहर जाके आखिर जाएगा कहाँ? बाकी शरीर में नहीं, बल्कि फेफड़ों में। एक नीली नलिका दाएं फेफड़े में रक्त ले जाएगी और दूसरी बाएं फेफड़े में। फेफड़ों में छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, जहां इस अशुद्ध रक्त की मुलाकात ऑक्सीजन से भरपूर हवा से होगी। ये वो हवा है जो हम जब सांस लेते हैं तब अंदर आती है। अब ये रक्त लाल हो जाएगा क्योंकि अब इसमें ऑक्सीजन आ चुका है। ये लाल रक्त फेफड़ों से एक बार फिर हृदय की तरफ जाएगा और हृदय में बाएं एट्रियम में अंदर आएगा। यहाँ पर भी एक तरफा खुलने वाला एक वॉल्व है। जब वेंट्रिकल फैलेगा तब ये शुद्ध लाल रक्त वेंट्रिकल में खींचा चला आएगा और जब वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तब ये ऊपर खुलने वाले वॉल्व से बाहर सिर, भुजाओं के लिए, पेट और पैरों की तरफ जाएगा। हृदय का सिकुड़ना और सामान्य हो जाना एक धक-धक यानी एक धड़कन बनाता है और ये धक-धक चलती रहती है। रक्त शरीर भर में पहुंचता रहता है और लौटकर वापस आता रहता है। फेफड़ों में जाता है, शुद्ध होता है और फिर चल पड़ता है शरीर भर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने के लिए। शरीर से वापस आता है कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, जिसे छोड़ देता है फेफड़ों में। तो ये थी कहानी हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र की। मानव हृदय की कार्यप्रणाली को संपन्न करने में मुख्यतः हृदय महत्वपूर्ण अंग या रक्त परिसंचरण तंत्र में केंद्र का काम करता है, जो रुधिर को निरंतर रक्त वाहिकाओं में पंप करने का काम हृदय ही करता है। परिसंचरण तंत्र में रक्त एक तरल माध्यम के तौर पर कार्य करता है, जो परिवहन योग्य पदार्थों को अभिगमन में मुख्य भूमिका निभाता है। हृदय एक पेशीय अंग है। हृदय के दोनों भाग परस्पर संपर्क में नहीं होते। एक भाग में शुद्ध रक्त तथा दूसरे भाग में यानी बाएं भाग में शुद्ध, दाहिने भाग में अशुद्ध रुधिर होता है। मानव हृदय की कार्यप्रणाली में जब मनुष्य श्वास लेता है तो ऑक्सीजन युक्त रुधिर
जब फेफड़ों में होता है तो रक्त वाहिकाओं द्वारा ये रक्त हृदय में स्थित बाएं आलिंद में आता है। इस रुधिर को एकत्रित करते समय बायां आलिंद फैलता है। जब अगला कोष्ठ बायां निल्ले फैलता है तो आलिंद शिथिल रहता है, तब संकुचित होता है, जिससे रुधिर निल्ले में स्थानांतरित हो जाता है। अपनी बारी पर जब बायां निल्ले संकुचित होता है तब रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है। शरीर में जब उपापचय क्रियाएं संपन्न होने पर जब अशुद्ध रुधिर बनता है, वो ऊपर वाले कोष्ठ दायां आलिंद फैलता है तो शरीर से जो कम ऑक्सीजन युक्त या रुधिर में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो ऑक्सीजनित रुधिर दाएं आलिंद में आता है। जैसे ही दायां आलिंद संकुचित होता है तो नीचे वाला संगत कोष्ठ दायां निल्ले फैल जाता है। यह रुधिर को दाएं निल्ले में स्थानांतरित कर देता है, जो रुधिर को ऑक्सीजनीकरण हेतु अपनी बारी पर फेफड़ों में पंप कर देता है। फेफड़ों में से रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड बाहर वायुमंडल में छोड़ दी जाती है तथा रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों में ही होता है। आलिंद की अपेक्षा निल्ले की पेशीय भित्ति मोटी होती है, क्योंकि निल्ले को पूरे शरीर में रुधिर भेजने का कार्य करना होता है। जब आलिंद और निल्ले संकुचित होते हैं तो वॉल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित कर देते हैं। मनुष्य के अंदर या अन्य जीव जंतुओं में ये हृदय जन्म से लगाकर मृत्यु तक निरंतर धड़कता रहता है और इस तरह से ये अपने जीवन में निरंतर कार्य करता रहता है। लेकिन कभी कभार किसी व्यक्ति के अंदर ये अपनी क्रिया कम कर देता है, उसकी स्पीड कम कर देता है या धड़कना बंद हो जाता है, तो हृदय गति के कारण मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। आज के वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो के अंतर्गत अध्ययन से आज का गृह कार्य, मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, नाम लिखिए। द्विसंचरण या दोहरा परिश्रम तंत्र किसे कहते हैं। पेसमेकर का कार्य लिखिए। हृदय के पेसमेकर क्या काम करता है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम।